10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। लॉग ऑफ ना करने की गुजारिश करने वाली खुद लॉग ऑफ करके चली गई। हर्षदा इस कार्यक्रम में नहीं है, इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में ही रहूँगा। प्रकाश सर, इस बात का बदला लिया जाएगा, प्लीज़ कॉल कीजिएगा एक बार हर्षदा को। हालांकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रशांत जी होंगे, प्रकाश गाबा जी होंगे, रचना वैद्य फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, और साथ ही साथ नीलेश जैन जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ मौजूद होंगे आज गौतम शाह, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कोलीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के, उनसे करेंगे बातचीत। और याद रखिएगा, दो जो लिस्टिंग है हमारे इंतजार कर रही हैं। डॉम्स इंडस्ट्रीज़ अभी कुछ देर पहले हमसे बातचीत कर भी रहे थे, और 790 का इशू प्राइस है, और इंडिया शेल्टर फाइनेंस, इसकी भी लिस्टिंग का इंतजार रहेगा। इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं एक बार, जैसे कि बातचीत हुई थी, हमें एक हायर लेवल्स को स्विंग मिलेगा हमको। डॉक्टर साहब पैरेलली स्क्रीन पे एक बार निफ्टी भी रखिएगा और ये विजुअल्स भी चलने दीजिए, क्योंकि लिस्टिंग महत्वपूर्ण है। पर याद रखिएगा, फॉर द डे वो जो 597 का क्लस्टर है, 610 का क्लस्टर है, वो अब एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा। और स्पेशली इस चीज़ के मद्देनज़र कि हमें पूरा सहयोग जो मिल रहा है सिर्फ निफ्टी आईटी से मिल रहा है, रिलायंस से मिल रहा है। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर नहीं है जो सुबह से हमने बात की हो, जो कि मददगार साबित हो उस क्लस्टर को पार कराने में। दैट्स 48 190 48 210। अब तक की समरी ये कहती हुई कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, वाइट गुड सेगमेंट में है। वोल्टास आपकी स्क्रीन पे आज का टॉप गिनर, दैट्स आई थिंक अब बाय 5.4%, 5.5% ऊपर है। दीपक नाइट्रेट केमिकल बास्केट में अच्छा करता हुआ, सन टीवी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और एक बार फिर से आज कैपिटल गुड्स में बीएचएल स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। पावर स्पेस में टाटा पावर में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। एक बार आईटी रखिएगा, याद रखिएगा, निफ्टी आईटी इस 500 लगभग 19 अंकों के इजाफे के साथ इस दौर के जो हाईएस्ट क्लस्टर हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो हमने परसों इंट्राडे स्विंग जनरेट किया था 36,088 तक का, उसके बेहद नज़दीक आके खड़ा हुआ है। तो आईटी स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। अगर आप कंट्रीब्यूटर्स के लिहाज से देखें तो आज टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस सब में काफ़ी अच्छे खासे मूव आते हुए अब तक। और एक दो काउंटर जो अच्छा कर रहे हैं, दैट्स जुबिलेंट फूड वर्क्स, करीब 2% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इनमें भी काफ़ी अच्छा खासा मूव है। खैर, एक दो स्टॉक जहां बैकफुट पे इस वक्त रुझान है, पीईएल, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडस टावर, ये कुछ काउंटर जो कि बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड में एक तेज़ी थी तो यहाँ पर इंडिगो भी थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक कोल इंडिया एक सुपर एग्रेसिव मूव के बाद कल के आज लगभग आप समझ लीजिएगा कि 0.5%, मतलब दैट्स कॉल्ड एज कूलिंग ऑफ प्रोसेस। इतने बड़े स्विंग को हजम करने के लिए ये ज़रूरत थी। अब आपकी स्क्रीन पर आइए, लिस्टिंग की तरफ चलते हैं। डॉम्स 790 का इशू प्राइस, लेकिन बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था इसको, सब्सक्रिप्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और दूसरा है इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 493, 7 6 5 4 3 2 1। आइए इस लिस्टिंग पे आते हैं, और आपकी स्क्रीन पे डॉम्स एट 1403, 77%, गजब। हाल की लिस्टिंग्स में से अगर आप देखें तो अगर आप टाटा की जो लिस्टिंग थी उसके बाद की अब तक की सबसे इंप्रेसिव लिस्टिंग थी, मेरे ख्याल से 605 रुपये अब ऊपर 1395 के स्तर पे डॉम्स। तेरा दूसरा लेके आइएगा इंडिया शेल्टर, ये करीब 575 पे है। ये 493 था। देखिए स्क्रीन पर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे कंपेरिजन में शायद आपको ये फीका लगे, बट इन आइसोलेशन ये लिस्टिंग भी ठीक है। करीब आपकी स्क्रीन पे 580 पे ट्रेड करता हुआ 17% ऊपर। तो एक जो सेकेंडरी मार्केट में आज बंसी है, स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई है, इक्वली सपोर्टेड बाय प्राइमरी मार्केट एज वेल। बहुत शानदार लिस्टिंग डॉम्स इंडस्ट्रीज की और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। अब आइए आज की कॉल्स पे आते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। मूड माहौल अच्छा है, आपके दो ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज पे व्यू। जी गुड मॉर्निंग। और इंडेक्सेस पे मेरा व्यू यही रहेगा कि आज जो है निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बरकरार रहने का चांसेस है, और उसको रिलायंस का सपोर्ट है तो यहाँ पे और फॉलो थ्रू बनने का चांस है। फिलहाल हम फ्यूचर्स पे 21,650 के करीब है, और यहाँ से हम 21,700 750 की तरफ जाने का प्रयास जरूर करेंगे। 700 का नंबर शायद आज के दिन में ही हमें देखने को मिले ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। और जहां तक मेरे स्टॉक का सवाल है, तो इस वक्त मैं वही काउंटर दूंगी जो कल 2 बजे के शो में मैंने आते ही दिया था, विच इज अल्ट्रासेम को मैंने कल भी कॉल दिया था और आज मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। शायद उसका कल वाला टारगेट तो हो भी गया है, लेकिन यहाँ पे स्पेस और अवेलेबल है जो इस काउंटर को अभी ये 10,080 के करीब है,
फ्यूचर्स पे, और यहाँ पे 10,130, 150 एंड 10,200 तरफ जाता हुआ ये काउंटर मुझे नजर आता है। तो ये 3 टारगेट्स के साथ हम इसमें लॉन्ग करेंगे एंड एसएल लगाएंगे 10040 पे। ओके, तो 2 ट्रेड्स यहाँ पे रचना जी के आपके स्क्रीन पर अल्ट्राटेक सीमेंट को बाय कर रही हैं, वो करीब करीब 10,200 के लक्ष्य के लिए, और इंडेक्स पे उसका उनका जो प्रोस्पेक्टिव है आपने वो भी सुना। अब 2 ट्रेड्स और पिक करते हैं। और नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, दोनों खरीदारी पे ही फोकस है और दोनों स्टॉक खरीदारी के हैं। सबसे पहले केमिकल स्पेस जिसका आपने जिक्र किया, टाटा केमिकल, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और निचले स्तर पर काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन 940 960 के रेंज में हमें बनता हुआ नजर आया था। अब जो रिकवरी है वो यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। 1060 और 1080 ये 2 टारगेट्स होंगे अपसाइड में, और दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास 1028 के लेवल के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, पावर स्पेस एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है। टाटा पावर, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। हालांकि 3% ऊपर है, थोड़ी सी डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और फेवरेबल होंगे। बाय इन द रेंज ऑफ 342 345 और स्टॉप लॉस होगा 335 का। अपसाइड टारगेट होंगे 355 टू 360 के। ओके, 2 ट्रेड्स आपके भी यहाँ पे हो गए 644 पे और एक टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और टाटा केमिकल। अभी बात कर ही रहा था मैं इस स्टॉक की। प्रकाश सर, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? प्रकाश सर आज 2 बार म्यूट हो गए। प्रकाश सर, अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी, पता नहीं कैसे अनम्यूट हो जाता है। वेल, स्टॉक का जो नाम चुना है वो है बाटा इंडिया। यहाँ पर एक सेटअप बहुत बढ़िया है, एक ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद। ट्रेड करा है बाटा इंडिया 1714 पर, अपमूव मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 1700, टारगेट होगा 1750। बाटा इंडिया 1750। ओके, बाटा के ट्रेड 1715 पे। कल भी हम इस क्लोजिंग में इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। स्विंग अच्छा है, बेस से बाहर निकल के आता हुआ। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स? जी वीरू जी, आईटी और ऑटो 2 सेक्टर्स पे जाना है। तो फर्स्ट पिक होगा विप्रो। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 440 स्पॉट, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 460 460। और नेक्स्ट पिक होगा एस्कॉर्ट्स, एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है। तो यहाँ पे स्पॉट 3090 3090 स्टॉप लॉस रख के हम 3200 3200 के लिए टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके ये 2 ट्रेड्स हो गए एस्कॉर्ट्स, और 1-2 स्टॉक्स और जो इमर्ज हो रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, वो लेके आइएगा जरा, उन पे बात कर लेते हैं। एक बार आप लेके आइए क्रॉम्पटन 303 पर। एक वाइल्ड स्विंग आया है इस स्टॉक में। कल का टोटल वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 30% वॉल्यूम से कंप्लीट कर भी चुका है। मैं जो अपनी ओआई की समरी देख रहा था, ओआई की मतलब वॉल्यूम्स की समरी में, वहाँ पे ये अपीयर होता हुआ, यस अभी अपीयर हुआ है। और ये कल का वॉल्यूम जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 19 शायद अक्टूबर के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था। रचना जी, आपके कमेंट इस पे? जी, क्रॉम्पटन की जहां तक बात है, यहाँ पे पॉजिटिविटी तो नजर डेफिनेटली आ रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है आज के दिन का। एंड इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूटी दर्शाता है। ऊपर रेजिस्टेंस अभी दूर है, तो यहाँ से 3 to 4 रुपीज तक की फर्दर मूवमेंट तो इंट्राडे में भी आ सकती है। पहला रेजिस्टेंस है इसका 308 का, तो अभी यहाँ से 308 तक की मूवमेंट तो आज भी पॉसिबल है। एंड ये काउंटर जब तक 299 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। एक बार ही 308 निकल गया तो फिर 310 और 12 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ हमें 2 to 4 डेज के अंदर दिख सकता है। जी हाँ, 305-7 पे। अच्छा, मेरे ख्याल से रचना जी, मैं ध्यान नहीं दे पाया, पर आपका एक ही ट्रेड था टैक्सी में, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका? ओके, मेरा दूसरा ट्रेड जो रहेगा एमजीएल में रहेगा। एमजीएल में आज अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट है एंड ये काउंटर फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक 1200 के ऊपर बना रहेगा तब तक इसकी 1220 की तरफ जाने की तैयारी नजर आ रही है मुझे। तो इसका 1220 के टारगेट के साथ और 1200 के एचएल के साथ यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए। एक बार 1220 निकल गया तो फिर 2530 के नए टारगेट्स खुलेंगे।
अच्छा, एक ट्रेड आपका मिस हो गया था, एक ट्रेड प्रकाश सर का मिस हो गया। प्रकाश सर, एक ही दिया था आपने सर बाटा, दूसरा क्या रहेगा? सेकंड स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस, ट्रेड कर रहा है 2090 पर श्रीराम फाइनेंस। इसका चार्ट बढ़िया है, इंडिकेटर बेस पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है अभी। स्टॉप होगा 2060 का श्रीराम फाइनेंस पर। मेरे ख्याल से जो टारगेट होगा 2150 टू 2160, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए श्रीराम फाइनेंस। यस, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। श्रीराम फाइनेंस, इस स्टॉक पर नज़र रखिएगा और एक बार इंडेक्स लेके आइए। अब निफ्टी झूल गया है हायर लेवल से, हमें लगभग आप समझ लीजिएगा कि 60 पॉइंट मिले ड्यूरिंग द डे। बट एक बात फिर कहूँगा, क्योंकि हमारे पास बैंक निफ्टी का एडवांटेज नहीं है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सुबह आपने एज ए डे ट्रेडर लिया भी था और बुक भी किया तो ठीक है, अगर नहीं भी होल्ड भी कर रहे हैं, स्टॉप प्लस अब वो वैलिड नहीं होगा। दैट 21469 अब आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस ट्रेड को 21500 की ट्रेजेक्टरी के नीचे रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का हमें अभी एज ऑफ नाउ एडवांटेज नहीं मिल रहा है। आज सुबह की डायरेक्टर साहब कमेंट्री लेके आएंगे एक बार जरा प्लीज़, निफ्टी बैंक के लेवल लेके आइएगा। मैंने क्या कहा था आपको, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो जो दूसरा कॉलाइटर का जोन है बैंक निफ्टी में, वो इंडिकेट कर रहा है कि 48,177 और 48,210 मॉर्निंग के लेवल ले आइए रेजिस्टेंस की प्लेट, तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। वहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, चाहे वो कल लिया हो या मॉर्निंग मिले, और एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी हाई है। वो 200 जो का कॉल राइटर है ना, इसने कल भी और परसों भी काफ़ी पनिश किया था। तो अभी हम उसके नीचे आते हुए और बैंक निफ्टी इंटरडे में एक बार 48,000 के नीचे भी खिसक गया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी 21,538। बैक फुट पे क्या क्या है, एक बार थोड़े चार्ट चेक वहाँ भी लेते हैं, क्योंकि क्रूड में तेज़ी थी तो आज इंडिगो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, कोल इंडिया कूल ऑफ हो रहा है, आरबीएल बैंक कूल ऑफ हो रहा है। प्रशांत, एक बार आरबीएल पे अपना टेक दीजिएगा। एक स्ट्रांग मूव के बाद 3 दिन से रिट्रेसमेंट जारी है, कोई सॉफ्टनेस यहाँ पे एक्सीड कर सकती है क्या, वीकनेस आ सकती है, आपका व्यू यहाँ पर? जी वीरू जी, पोजिशनली मैं इस पे काफी बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है एक्यूमुलेट करना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 275 स्पॉट में, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शुरू होगी वहां पे 310 300 ये लेवल कंफर्टेबली दिखा सकता है। तो बुलिश ऑन द स्टॉक बिल्कुल ऐड करना चाहिए। ओके, आरबीएल बैंक, इस पर एक टेक्निकल व्यू है और हालांकि बहुत ये वीकनेस बड़े इस बात के बहुत संकेत नहीं है। खैर, निफ्टी एट 21,538 बट स्टिल दिस इज ऑल टाइम हाई, और आपकी स्क्रीन पे 47,977 बैंक निफ्टी बैक फुट पे आता हुआ 48,000 के जोन को सरेंडर करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है 10 कदमदार ट्रेड में, और एक छोटा सा जब ब्रेक लेके लौटेंगे तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, चार्ट सेटअप, निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी के क्या कहते हैं, एक खास चर्चा, एक खास मेहमान। जी हाँ, हमारे साथ आज गौतम शाह इस चर्चा में खास तौर पे मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बात आज CNBC आवाज़ की जो खास कड़ी है बिग मार्केट वॉइसेस में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद 10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बातचीत करेंगे गौतम शाह जी के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में। गौतम जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपसे पिछली जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, और इस बातचीत के बीच में लेवल्स में बहुत बड़ा अंतर आ गया। वी आर एट ऑल टाइम हाई। वो कहते हैं ना सोने पर सुहागा। आई मीन, ये जब स्टेट इलेक्शंस के वर्डिक्ट आए, एक हमको स्विंग तब मिला, एक कॉन्फिडेंस तब मिला, और दूसरी चीज़ ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप इतना अच्छा हो गया कि हमारी ये रैली और कंटिन्यू कर गई। पहले बात करते हैं एग्जैक्टली जो ग्लोबल फ्रंट में सेटअप है हमारे पास, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो, चाहे वो क्रूड की ट्रैजेक्टरी हो, इन सब को देखते हुए आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट कितना कंफर्टेबल लग रहा है इस वक्त, जिसके अंदर या फिर जिसमें मौजूद रहते हुए हम अपने और यहाँ से हायर अपसाइड तय कर सकते हैं? गौतम जी। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वेल देखिए, जितने भी हम अपने लोकल पॉजिटिव्स के बारे में बात कर ले, लिक्विडिटी के बारे में बात कर ले, ये मानना जरूरी है कि हम यूएस मार्केट के साथ चलते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हुआ या नीचे की तरफ हुआ। क्योंकि 1.5 महीना पहले यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों अपने मल्टी वीक लोस पे थे। उसके बाद यूएस मार्केट में इतनी अब्रप्ट सी रिकवरी आई। आपने डाउ को देखा जिस तरीके से वो घूमा, S&P 500, नैस्डैक, और उसके साथ साथ इंडियन मार्केट्स भी साथ में घूमा। इनफैक्ट इंडिया इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली मार्केट्स इन द वर्ल्ड जो यूएस मार्केट के एकदम साथ साथ चल रहा है ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप दोनों का चार्ट साइड बाय साइड लगा के देखेंगे
तो आपको दिखेगा कि कितनी अच्छी कोरिलेशन है, और ये कोरिलेशन सालों से है। और इसके साथ साथ जिस तरह की डोमेस्टिक लिक्विडिटी है, जो 16,500 करोड़ का जो लिक्विडिटी हर महीना अपने सिस्टम में आ रहा है, ये ऑब्वियसली मार्केट को ज्यादा सपोर्ट करती है। बट आज के मार्केट को समझने के लिए आई थिंक आपको पिछले 3 महीना समझना जरूरी है कि जब खराब टाइम था, न्यूज फ्लो इतनी अच्छी नहीं थी, जियोपॉलिटिकल रिस्क थे, इलेक्शंस का एक एक प्रॉब्लम था, लोगों को पता नहीं था कि कैसी रिजल्ट आएगी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी चीज के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो मार्केट ने कोई वीक रिएक्शन नहीं दिया। और उस समय भी अगर आपको याद होगा तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स चलते थे, और एक ब्रेथ मार्केट में हमेशा से पॉजिटिव रही है। तो ऑब्वियसली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद का ट्रेंड बदला, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस हुए, और उसके बाद देयर हैज नॉट बीन एनी लुकिंग बैक। अब ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की तेजी आई है, सबको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा। मेरे को ये नहीं लगता है। आई थिंक मार्केट काफी ओवरबॉट है, अगर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर्स में देखें या ब्रेथ पैरामीटर्स में देखें, जो आई थिंक मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इस लेवल्स पे। 21,550 का जो लेवल है निफ्टी का, वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है। एक बार वो अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है तो हो सकता है 500 से 700 पॉइंट की और तेजी आ सकती है। मीडियम टर्म में हमारा टारगेट है 22,300, बट अभी लिक्विडिटी और सीजनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि अगले 5-7-10 दिन में ज्यादा कुछ नहीं हो, पर जैसे मार्केट जनवरी में जाएगा, कुछ वॉलेटिलिटी और करेक्शन लाइकली है। ओके, जनवरी में थोड़ा सा अगर आप देखें वोलेटिलिटी या फिर रिट्रेसमेंट हायर लेवल से पॉसिबल है। अच्छा गौतम जी, अब एक तो आपने निफ्टी पे कमेंट करी, बैंक निफ्टी का जो सेटअप है, वी आर एट ऑल टाइम हाई 48 ऑलमोस्ट 200 आज स्क्रीन पे था। एक तो निफ्टी बैंक पर आपका व्यू, यहाँ से कितना अपसाइड पॉसिबल है, या अगर मैं निफ्टी या मतलब निफ्टी बैंक को अगर ट्रेड नहीं करता हूँ, अभी तक कोटक, अभी तक HDFC बैंक ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं किया है अभी आपने। अगर आपको बैंक निफ्टी में फर्दर अपसाइड दिखाई दे रहा है तो वो कहाँ से आएगा, उसको स्पॉन्सर कौन करेगा आपके मुताबिक? देखिए, ये पूरे निफ्टी के रैली के 2 फेजेस रहे हैं। एक वो फेज था जब हम 18,900 से 19,850 तक चले, और दूसरा फेज है जो 19,850 से 21,500 का फेज था। और जो दूसरी फेज है उसमें बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट किया। तो जब बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर एक साथ चलता है, एक साथ पार्टिसिपेट करता है, वो मार्केट को एक अलग लेवल पे ले जाता है, और वही हुआ है पिछले 3 हफ्तों में। और क्योंकि बैंक निफ्टी 3 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से निकला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी बनेगी। और बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के मुझे लगता है कि बाजार अभी संभल के ही रहेगा एटलीस्ट 5 से 10 दिन तक, क्योंकि हमारा वर्किंग टारगेट 49,100 है। पहले हम 48,000 से काम कर रहे थे, वो लेवल आ गया है, बट यहाँ पर भी कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस नहीं है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखें, तो जैसे आपने कहा HDFC बैंक की चार्ट काफी अच्छी हो गई है, वो हो सकता है कि वापस लाइफ टाइम हाई पे चले जाए, बट हमारा यहाँ पर कन्विक्शन SBI में है। हमने रिकमेंडेशन भी दिया था 10-12 दिन पहले, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से SBI पूरे बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है। छोटे PSU बैंक्स तो ऑलरेडी चल चुके हैं, अब लग रहा है कि जमाना आ गया है कि SBI यहाँ से चलेगा, और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। सो बैंक निफ्टी और IT, 2 मेजर सेक्टर्स ऑफ द मार्केट, वो दोनों अभी भी अच्छे लगते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अच्छा गौतम जी, आपने IT पर टिप्पणी करी थी, तो मेरा अगला प्रश्न यहीं पे केंद्रित था। अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक मेहमान मौजूद थे, वो भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी बड़े एडवांटेज की पोजीशन में बता रहे थे। बैंक ये निफ्टी में, ये निफ्टी IT में, IT स्टॉक्स में अधिकतर जो फंड मैनेजर्स इस कार्यक्रम में अपीयर हो रहे थे, लगभग बहुतायत थी उनकी, मतलब 80% वो अवॉइड कर रहे थे। और अभी इस बड़े स्विंग के पीछे मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग भी एक बड़ा कारण था। अभी तक लोग इस पर डिनायल मोड में रहे हैं। अभी आपको सेटअप के अनुसार लग क्या रहा है? आई मीन, क्या हम वो जो स्विंग हाई था या फिर जो ऑल टाइम हाई है जनवरी 2022 का, उसके नियर, उसके नज़दीक जाने का अटेम्प्ट ले सकते हैं निफ्टी IT में? और ऐसे में फ्रंट लाइन IT, लार्ज कैप IT क्या ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा इस स्विंग में? देखिए, अभी जिस तरह का मार्केट है ना, आपको एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी लेते तो बाजार चल रहा है, चाहे वो उसमें फंडामेंटल्स हो या नहीं हो, अभी वैसा जमाना आ चुका है।
बट आई थिंक इस मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि आईटी में डाउनसाइड कम है और अपसाइड पोटेंशियल काफी है। अगर मार्केट में करेक्शन भी आ जाए तो आईटी स्टैंड आउट करेगा। आई थिंक एक तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है, वो तो है ही, और सेकेंडली जो फेड का जो स्टांस है इंटरेस्ट रेट्स पे, आई थिंक उसके कारण आपने देखा होगा कि आईटी स्टॉक्स में इतनी अच्छी मूवमेंट आई है। मिड कैप आईटी तो चलते ही जा रहा है, वो तो पिछले 15 महीनों से चल रहा है। आप परसिस्टेंट को देख लीजिए, कोफोर्ज, एलटीटीएस, मैस्टेक, ये सारे स्टॉक्स तो अच्छे चल रहे हैं और इसमें भी तेजी बनी रहेगी। जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पर मुझे अच्छी टर्न अराउंड लगती है। हमारा हमेशा से वर्किंग टारगेट टीसीएस का 4000 का है, उसके आसपास है, और मुझे लग रहा है यहाँ से भी 500 से 700 रुपए की मूवमेंट टीसीएस में आ सकती है। एचसीएल टेक लार्ज कैप आईटी में आउट परफॉर्म किया, वहां पर भी अच्छी तेजी लगती है। टेक महिंद्रा, विप्रो, सारे के अच्छे बेसिस बन चुके हैं। तो इस मार्केट में जहां रिस्क रिवॉर्ड इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स में, मुझे लग रहा है कि आईटी और फार्मा सेफ है। तो अगर बाजार में करेक्शन आता भी है तो ये स्टॉक्स और ये सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेंगे। अच्छा गौतम जी, आज से लगभग महीना सवा महीना पहले मेरी आपसे जो बातचीत हो रही थी उसमें आप लोगों ने खुद एक इंडेक्स क्रिएट किया है टू जज और आई थिंक टू गाइड केमिकल स्पेस। वो बात हुई थी हमारी, आपको याद होगा। उसके बाद एक अच्छा स्विंग आया है अब तक। केमिकल अब वाकई चेस करने लायक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आईटी के केस में पूछा आपसे, क्योंकि प्रीवियस हाई और सीएमपीज में एक सुरक्षित डिफरेंशियल है। क्या केमिकल में वही कहानी है? और जो आप लोगों ने चार्ट ड्रॉ करा है, मतलब सेक्टोरल इंडेक्स, वो क्या कह रहा है इस वक्त? हाँ जी, आपने ठीक बोला। आई थिंक जो हमारा कस्टम केमिकल इंडेक्स है वहां पर बहुत अच्छी ट्रिगर आई है। हमने 1-1.5 महीना पहले वहां पर एक फीलर्स देखा, हमें लग रहा था कि एक टर्न अराउंड आ सकता है, और उसके बाद फॉलोअप एक्शन काफी अच्छी रही है। तो लग रहा है कि अगेन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से केमिकल्स में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर पिछले 12 से 15 महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। कई स्टॉक्स ने 30, 50, 60% की डाउनसाइड देखी, और अब जिस तरह से ये सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि केमिकल्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 3 से 6 महीने के लिए। इसमें अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज हमारे टॉप पिक में रहा है, दीपक नाइट्रेट हमें अच्छा लगता है, और एसआरएफ की चार्ट काफी अच्छी हो चुकी है, गुजरात फ्लोरो हमें अच्छा लगता है, नोसिल हमें अच्छा लगता है, और बाकी के जो स्टॉक्स भी हैं वो भी धीरे धीरे अब निकल के आ रहे हैं। तो केमिकल्स एक डेफिनेटली एक फेवरेबल जोन में है। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूंगा, बट अगर आपको पोजिशनली अगर आप 2 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से लेना है तो केमिकल्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी कि कहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के हमने राइज देखे हैं पावर स्पेस में, ये स्पेशली एनटीपीसी गौतम जी एक वर्टिकल राइज था। आप एनर्जी स्पेस में आइए तो कल कोल इंडिया को आपने देखा होगा, ये भी पिछले लगभग 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। कहाँ पे स्टॉक्स जो हैं वो अब एक बहुत ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में, या फिर आप कुछ समय के लिए इस ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री को ध्यान नहीं देंगे, इसको प्ले करते रहें? कहाँ पे आपको प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने का मन है या फिर आप लोगों ने किया है? देखिए, मार्केट में देखिए कैसे जमाना बदलता है, क्योंकि एक टाइम था जब एनटीपीसी और कोल इंडिया चलता ही नहीं था। माने सालों तक वो एक ही लेवल पे था, एक ही रेंज में था। लोग थक गए थे कि इसमें इतनी अच्छी वैल्यू है, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, इतनी अच्छी अर्निंग्स है, और उसके बावजूद वो चलता नहीं था। बट अभी जो ट्रिगर आई 6 महीना पहले, आई थिंक मेरे हिसाब से वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट थी, और जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी महीने, काफी क्वार्टर्स और काफी साल तक रहता है। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले हम आपको ये सेम चीज रियल एस्टेट में बताते थे, जहां मैंने कहा था कि 10 साल की ब्रेकआउट आई है। 2008 के बाद 2021 में वहां पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर इतना स्ट्रांग है। तो पीएसयू में जो स्टॉक्स पिछले 10 साल में नहीं चले हैं वहां पर और तेजी बनेगी। एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड अभी भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं है, अभी भी चीप है। स्मार्ट मनी अब उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें तो आई थिंक ट्रेंड जारी रहेगी, इसमें बने रहने चाहिए। आपने जो अर्लियर क्वेश्चन पूछा कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मेरा मानना है कि ऑटोज में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, काफी कुछ चल गया है, चार्ट्स थोड़े से वीक हो रहे हैं। सेलेक्टिव मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, सेलेक्टिव रियल एस्टेट में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और वही रुपया आप आईटी, फार्मा, मेटल्स, बैंक्स जैसे सेक्टर्स में जाइए, सीमेंट, पावर, ये सब सेक्टर्स में जाइए जहां पर अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है। ओके, ये पॉइंट टेकन गौतम जी। अच्छा, अब 1-2 स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा मैं आपसे, जिसको लेकर मैं आपका अनुमान, आपकी रिसर्च क्या कहती है वो भी सुनना चाहता हूँ।
कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस बाज़ार में एक ऑलमोस्ट मोनोपोली वाली स्थिति में है, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस पीवीआर, अब आप देखिए इंडिगो को आज, हालांकि और भी भारत में एयरलाइंस हैं, लेकिन लिस्टिंग के लिहाज से या फिर प्रॉफिट जनरेट करने के लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक ऑलमोस्ट अकेली ही कंपनी है। गौतम जी, ये ऑल टाइम हाई पर है, अच्छा पैसा बना है। किसी ने अगर कोविड डिप में लिया था तो वो अच्छा पैसा बना के बैठा है। अभी ये स्टॉक्स दोनों पीवीआर और इंडिगो आपको क्या कह रहे हैं, कैसे अप्रोच करना है आप इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए, मार्च 2020 से हमारा फेवरेट सेक्टर रहा है मार्केट में अनलॉक ट्रेड, और इस पूरे अनलॉक ट्रेड में इंडियन होटल्स में तो जिस चैनल पे भी मैं पिछले दो ढाई साल में गया हूं, मैंने कहा है कि ये एक ऐसी ब्रांड है, ऐसा स्टॉक है जो चलता ही रहेगा, एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। और इसी पीरियड में कई स्टॉक्स थे जो चले ही नहीं, जैसे इंडिगो जिसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है, एक मोनोपोली सिचुएशन है जैसे आपने कहा। इसमें आई थिंक अब वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है, अब सारे जो नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में है, और मुझे लग रहा है कि इंडिगो यहाँ से 1000 से 1500 रुपया बढ़ सकता है। डाउनसाइड एकदम भी नहीं है, तो इंडिगो को डेफिनेटली रहना चाहिए जिस तरह की उसकी फंडामेंटल्स है और जिस तरह की उसके टेक्निकल्स है, तो वहां तो नो ब्रेनर बाय है। और सेकेंडली जो आपने पीवीआर के बारे में बात किया, वो तो देखिए अभी रिसेंटली जो मूवी रिलीज हुई एनिमल और उसके जिस तरह के फिगर्स थे, उसके कारण आई थिंक थोड़ा सा हम जो सुन रहे हैं ये स्टॉक में अपटिक है, बट फिर भी ये सीजनल बिजनेस है। पीवीआर अच्छा लगता है, बट होटल स्टॉक्स और एंटरटेनमेंट स्टॉक्स जो दूसरे कंपनीज है उसमें ज्यादा पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाना चाहिए। पीवीआर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अच्छा लगता है, बट नॉट रियली फॉर लॉन्ग टर्म। गौतम जी, आपने एनिमल देखी थी क्या, ये सैम बहादुर कोई देखी आपने? वेल, मैंने तो दोनों देखी, बट मुझे सैम बहादुर काफी अच्छा लगा। यस। अच्छा, डोंकी देखने का कोई प्लान? एकदम फ्राइडे ही होगा वो तो। हाँ, मैं इसलिए देखने का योजना बना रहा हूँ क्योंकि राजकुमार हिरानी साहब की पिक्चर है ये, और मनोरंजन को और हास्य को जितना लॉजिकली और जितना शानदार तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं, वाकई उसको देखने का मन है, तो ये मूवी जरूर देखेंगे। खैर, ये पीवीआर पे बात हो रही थी तो ये बात निकल के ऐसे ही आ गई। एक दो स्टॉक्स और मैं गौतम जी आपसे पूछूंगा जहां पे बेस से स्टॉक बाहर निकल के आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जुबिलेंट फूड्स, और इसी स्पेस का आई थिंक एक जोमेटो आपने देखा होगा, एक सीरियस जर्नी तय करी इसने। 44 रुपए से आज 131 रुपए, और मेरे ख्याल से पोस्ट लिस्टिंग जो जोमेटो का हाई था इट वाज आई थिंक 162 या 168। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस वक्त, या फिर इसी सेगमेंट कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? तो आज ऐसे लग रहा है कि आपके स्टॉक्स और मेरे स्टॉक्स काफी सिमिलर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे दोनों अच्छा लगता है। जोमेटो तो हम 50-55 से ट्रैक कर रहे हैं, हमारा एक हाई कन्विक्शन आइडिया रहा है, क्योंकि मेरा ये हमेशा से मानना है कि अब हमारा जो देश है वो जोमेटो के बिना आई थिंक इन अ वे ऑपरेट कर नहीं सकता है। तो जब वो 50-55 के लेवल्स पे था तो मुझे लगता था कि इसमें बहुत बड़ी तेजी है, और अभी भी अगर किसी का 2 से 5 साल का व्यू है तो जोमेटो हर डिप पे लेना चाहिए। यहाँ से 200 से 250, यहाँ से भी 2x हो सकता है, बट ये समझ के चलना पड़ेगा कि काफी चल चुका है, तो हर डिप पे लीजिए। और दूसरी स्टॉक जो आपने कहा जुबिलेंट फूडवर्क्स, अगेन दैट इज अ हाउसहोल्ड नेम, और काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले 15 महीने या 18 महीने से नहीं चले, पर जैसे आपने ठीक कहा वो बेस से निकल रहे हैं। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स भी इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, डाउनसाइड एकदम नहीं है, और अगर बाजार गिरता भी है तो इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एक और इसी सेक्टर्स में एक और स्टॉक है जो हमें अच्छा लगता है, जो हमने एक हफ्ता पहले रेकमेंड किया था, वो है IRCTC। पूरा रेलवे सेक्टर चल गया, पूरा सेक्टर चल गया, IRCTC एक ही लेवल पे पिछले 18 महीनों से है, ब्रेकआउट काफी अच्छी आई है, और यहां से भी मुझे लग रहा है कि 20 से 40% की तेजी आनी चाहिए। तो हमारा गोल्डीलॉक्स में अभी पूरा वही फोकस है कि उन स्टॉक्स में काम करें जो ज्यादा चले नहीं है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिसमें इंस्टीट्यूशनल एक्शन अच्छी है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो बाजार में अगर वॉलेटिलिटी भी आती है तो आपका पोर्टफोलियो ठीक रहेगा। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और बड़ी खूबसूरत और बहुत ही शानदार बातचीत हुई आपसे पिछले 20 मिनटों में, और सभी सेक्टर्स पे, सभी स्टॉक्स पे भी आपने खोल के अपने मत रखिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक निफ्टी एट 48,000 और 21,558 अभी भी आपकी स्क्रीन पे ऑल टाइम हाई पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। रचना जी, नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने। ये तेज़ी, ये मजबूती, निफ्टी IIT का 500 अंकों का उछाल दे जाते हैं नीरज जी के हाथ में। नीरज जी, ओवर टू यू। जी, तो वीरेंद्र जी, अभी
क्रिसमस रैली में कहाँ तक के लक्ष्य आप देख रहे हैं? नीरज जी, रिलायंस का और निफ्टी आईटी का बेनिफिट रहा तो निफ्टी के लिए तो अभी एज ऑफ नाउ 21,700 की डगर खुली है। बैंक निफ्टी 48,200 पार कर देना, और अभी तक सुबह से लेकर अब तक कोई भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर ऐसा नजर नहीं आया। कृपा यहीं अटकी हुई है। कृपा खुल जाएगी सर। कृपा तो मतलब खुल जाएगी। जिस तरह से हमारे अमेरिकी भाई लोग साथ दे रहे हैं ना, उससे लग नहीं रहा कि कृपा फंसेगी कहीं पे। और मतलब वहाँ तो खैर गजब ही मचा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नीरज जी, मैं तो खैर चार्ट्स पे देखता हूँ, ज़्यादा प्राइस पे बिलीव करता हूँ। नेस्डेक यहाँ से और डोमिनेट करेगा रैली को, आपको लगता है इस बात? बिल्कुल करेगा, अब वही करेगा। उसमें एक खाली कैच है वर्मा जी, अभी जो जनवरी का पहला हफ्ता होगा ना, शुरू के 15 दिन, उसमें कंपनियां अपने रिजल्ट Q4 के देंगी, साथ ही साथ अगले साल का पूरा खर्चा पानी बताएंगी कि उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, आईटी पे कितना खर्च करेंगे। तो वो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ की कंपनियों के लिए भी। तो वो एक है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंटेड है यूएस मार्केट में, इंडिया में पता नहीं कितनी डिस्काउंटेड है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई चिंता नहीं। और नेक्स्ट लेग आपको जो मैग्निफिसेंट 7 है वहीं से दिखेगा, तो नैस्डैक भी एक नई रफ्तार पकड़ेगा, पूरी संभावना है वहाँ पे। तो खैर नज़र बनी रहेगी। सेंटर रैली जो आज चल रही है इसको एंजॉय करिए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।